नमस्कार दोस्तों। प्रस्तावना के बाद आज अपना अगला जो टॉपिक है वो है नेशनल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रीय सरकार। इसमें देखिए, जैसे राष्ट्रीय सरकार की जहाँ तक बात है, इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको चार्ट में इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो संविधान का भाग 5 है और अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, इसमें राष्ट्रीय सरकार का उल्लेख है। राष्ट्रीय सरकार में अगर हम देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार के टोटल 4 अंग हैं। इसमें पहला यहाँ पर है कार्यपालिका, फिर है इसमें व्यवस्थापिका जिसको आप संसद कहते हैं, फिर है आपका न्यायपालिका और फिर है इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग कहते हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस तरह से जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है, तो इसमें एक चीज़ तो ये ध्यान रखो, राष्ट्रीय सरकार हमारे संविधान के कौन से भाग में उल्लिखित है? 5 में, और अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। राष्ट्रीय सरकार के कितने अंग हैं? 4। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक है। व्यवस्थापिका जिसको आप संसद कहते हैं 79 से लेके 123 तक है। न्यायपालिका, इसमें न्यायपालिका में केवल सर्वोच्च न्यायालय आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, और न्यायपालिका 124 से लेके 147 तक है। और कैग जिसको हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक हिंदी में कहते हैं, इसका उल्लेख 148 से लेके और 151 तक है। इस तरह से हमारी राष्ट्रीय सरकार के ये 4 अंग हैं। कार्यपालिका की जैसे बात करें, आज हम केवल कार्यपालिका पर बात करेंगे, बाकी ये आगे की हैं। कार्यपालिका 2 तरह की पाई जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और एक वास्तविक है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका, इसका उल्लेख 52 से लेके 73 तक है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है ये 74 से लेके 78 तक है। तो इस तरह से यानी क्या है, 2 तरह की कार्यपालिका होगी, एक तो नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र कार्यपालिका की जैसे बात करें तो नाम मात्र कार्यपालिका में 2 लोग आते हैं। एक तो आता है राष्ट्रपति जिसको आप प्रेसिडेंट कहते हैं, एक आता है वाइस प्रेसिडेंट यानी जिसे उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक तो राष्ट्रपति का उल्लेख है, और 63 से लेके 73 तक आपके उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। और ये जो 74 से 78 तक है, इसमें आपका आएगा प्रधानमंत्री और प्लस इसका मंत्री परिषद। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर हम देखें तो कार्यपालिका में 4 लोग शामिल हैं इसमें। एक तो राष्ट्रपति हो गया, एक उपराष्ट्रपति हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गया और एक उसका मंत्री परिषद हो गया। इस तरह से या तो इन 4 लोगों को 4 अलग अलग नामों से बुला लो, या चारों के लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, कार्यपालिका। हाँ, इसे अधिकारों के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि साहब एक तो औपचारिक है, फॉर्मल है जिसको हम नाम मात्र कहते हैं, और एक वास्तविक है। अब इसी क्रम से अपन इसमें शुरू करेंगे। जैसे कार्यपालिका में पहला जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका टॉपिक आएगा किसका? राष्ट्रपति का। तो यहाँ पर आप देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेके और 62 तक है। इसमें जैसे इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। जैसे कार्यपालिकाओं की स्थिति अगर हम देखें विश्व में, तो कहीं तो संसदीय शासन व्यवस्था है, कहीं अध्यक्षात्मक है। तो संसदीय शासन तो उसे कहते हैं जहां 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। जैसे भारत में है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, इंग्लैंड में जैसे राजा नाम मात्र का है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद दोनों ही जगह वास्तविक हैं। और अध्यक्षात्मक जैसे अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, श्रीलंका में है, ये वो देश हैं जहाँ अध्यक्षात्मक शासन है। यहाँ कार्यपालिका एक ही प्रकार की होती है और वो होती है वास्तविक। अब जैसे भारत की जहाँ तक बात करें तो भारत में जैसे मैंने आपको कहा कि भारत में कार्यपालिका 2 तरह की है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। अब इसमें जैसे हम राष्ट्रपति पर बात करें तो राष्ट्रपति, आप देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक, सर्वोच्च पदाधिकारी और देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। और ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है, ये दोनों ही पद हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आपसे पूछे कि देश का संवैधानिक मुखिया, तो राष्ट्रपति। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है कि साहब इसमें अगर हम बात करें कि देश का मुखिया कौन है, तो आप बोलेंगे देश का मुखिया तो राष्ट्रपति है।
और सरकार का मुखिया कौन है, तो वहाँ पर आप बोलेंगे प्रधानमंत्री है। सरकार प्रधानमंत्री चलाता है, इसलिए वो सरकार का मुखिया है। और सारा जो यानी क्या है शासन है देश का, पूरा जो यानी क्या है कार्यपालिका संबंधी जितने भी दायित्व हैं वो संविधान में राष्ट्रपति को दिए हुए हैं। इसलिए अगर आपसे पूछे देश का मुखिया तो राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। अनुच्छेद 52, जैसे अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति है, तो यहाँ पर हम एक एक अनुच्छेद लेते हैं। पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। तो 52 में एक शब्द इस्तेमाल किया है, यानी 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो भारत में राष्ट्रपति पद का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में है। और इसमें जैसे आपको बताया कि हमारा संविधान इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है शैल बी, कि साहब हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति होगा जो हमेशा रहेगा। शैल बी का मतलब है जो हमेशा ये पद यानी विद्यमान रहेगा, ये पद खाली नहीं होगा। शैल बी का मतलब ये है कि अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति पद का उल्लेख है कि साहब देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो हमेशा रहेगा। और आपने देखा होगा ये शैल बी के ही कारण हमने इसके विकल्प के तौर पर उपराष्ट्रपति का पद रखा है। किसका पद रखा है? उपराष्ट्रपति का। कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो फिर उसका विकल्प कौन होगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि अनुच्छेद 52 में हमने राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 अपन वैसे इसको बाद में चर्चा करें, लेकिन यहाँ आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद 53 में इसको कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ दे रखी हैं, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अब जो चीज़ आपको है कि अनुच्छेद 54 पर अपन बात करते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है कि साहब राष्ट्रपति का जो चुनाव कौन करेगा, और राष्ट्रपति का चुनाव साहब एक निर्वाचक मंडल करेगा। तो वो निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 54 में है। तो पहले तो आपको यहाँ पर अपन उस बात पर चर्चा करते हैं कि साहब निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो एक तो इसमें यह ध्यान रखिए कि साहब राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। नंबर 1, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, यानी इसमें जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती। जनता एमपी और एमएलए चुनती है और वो एमपी एमएलए यानी क्या है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं उसमें आप देखिए। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। अब लोकसभा में 543 सदस्य हैं। पहले आपको याद हो 104 में संविधान संशोधन में जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म किया गया, उससे पहले इसमें 545 हुआ करते थे। 545 में चुने हुए 543 ही होते थे, 2 मनोनीत होते थे, लेकिन अब वो मैट्रिक खत्म हो गया। अब लोकसभा में 543 सदस्य हैं और ये पूरे भाग लेंगे। राज्यसभा में टोटल अगर हम देखें तो 245 सदस्य हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्र हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, उनमें राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, ये निर्वाचित नहीं होते। तो फिर निर्वाचित 245 में से 12 घटा दो तो टोटल कितने हैं? 233। तो ये 233 लोग मिलकर यानी ये भाग लेंगे। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। सीधी सी गणित यह है कि इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि साहब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी सदस्य हो, चाहे संसद का हो चाहे विधानसभाओं का हो, वो केवल चुने हुए सदस्य ही भाग लेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य तो 543 प्लस 233 ऐसे मिलाकर टोटल संसद में हो गए 776 लोग। ये मिलकर ये यानी संसद की ओर से राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हो गए। इसके अलावा आप बात करें, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां पर 28 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, चुने हुए सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जैसे यहां पर आप देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभाएं हैं। इसमें जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी विधानसभा अभी अस्तित्व में नहीं है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि साहब अगर राष्ट्रपति के चुनाव में
अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए या अस्तित्व ना हो तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केवल ये होगा कि उस राज्य की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो चलिए जम्मू कश्मीर को तो हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इनमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2, दिल्ली और पांडिचेरी, इनकी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। तो 28 राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और ये सारे लोग लगभग मेरे ख्याल से 4120 के आसपास हैं विधायक पूरे देश में। तो ये 4120 तो विधायक हो गए, 776 सांसद हो गए, और ये सारे लोग मिलकर राष्ट्रपति का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। और इन्हीं सभी लोगों से मिलकर जो मंडल बनता है उसको क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में 776 लोग तो संसद से हो गए और 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली पांडिचेरी है, इनके अगर यानी विधायक अगर हम मिला लेते हैं तो लगभग ये 4120 के आसपास हैं। इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो ये सब लोग मिलकर यानी क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाते हैं और ये सब लोग मिलकर राष्ट्रपति का क्या करते हैं? चुनाव। तो अनुच्छेद 54 में यानी क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करता है? भाग लेते हैं। अब हम यहाँ अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 55। इसमें राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का उल्लेख है कि साहब राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे। भाई 54 में तो हमने ये पढ़ लिया कि राष्ट्रपति का चुनाव करेगा कौन, और 55 में हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे और होगा तो किस पद्धति से होगा। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का उल्लेख है और इस पद्धति में आपको 3 शब्द याद रखने हैं। एक तो है एकल, एक है संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, और एक है आनुपातिक। एक है आनुपातिक। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा यानी राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? चुनाव। ये पद्धति हमने ली है आयरलैंड से। कहाँ से ली है? आयरलैंड से। अब ये चुनाव होता कैसे है, देखिए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो उसमें आप देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें आप देखिए सबसे पहले तो इसमें एक निर्वाचित कोटा होता है। एक निर्वाचित कोटा है और जहाँ तक निर्वाचित कोटे की बात है ये वो न्यूनतम संख्या होती है, ये वो न्यूनतम संख्या होती है जो राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए आपको प्राप्त करना जरूरी होता है, और ये होती है आधे से एक अधिक। यानी लगभग अगर हम ये मान के चलें इसमें इसको 51% कह सकते हो या 51 कह सकते हो। क्लियर? अब जैसे इसमें हम देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? मत काउंट नहीं होते, मतों की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसमें पहले हम एमपी की वैल्यू पर बात करते हैं और फिर एमएलए की वोट यानी क्या है? वैल्यू पर बात करते हैं। तो पहले हम एमएलए का देख लेते हैं, फिर एमपी में आते हैं कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, और ये जनसंख्या ली गई है 1971 की, ये भी ध्यान रखना, और राज्य की विधानसभा की संख्या, इसका हम इसमें भाग लगाएंगे और जो भागफल आएगा उसमें फिर यानी क्या है? हम 1000 का भाग लगाएंगे और फिर जो संख्या आएगी वो उस राज्य के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य होगा। उस राज्य के विधानसभा सदस्य का क्या होगा? मत मूल्य होगा। और ये सभी राज्यों के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें कि यूपी में विधानसभा सदस्य संख्या अलग है, जनसंख्या भी अलग है, वहाँ का मत मूल्य अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, बाकी राज्यों के अलग अलग होंगे। तो यहाँ मैं आपको जैसे राजस्थान का बताता हूँ, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य लगभग 129 के आसपास है। यूपी की बात करें, यूपी के एक विधायक का मत मूल्य सबसे ज़्यादा है भारत में और वो लगभग 208 के आसपास है। और सबसे कम मत मूल्य की बात करें
तो ये मत मूल्य यानी क्या है, सिक्किम का है, और ये केवल कितना है, 7। तो ये मोटी मोटी 3 चीज़ें याद रखो। राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है, 129, यानी क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ का है, यूपी का, और सबसे कम कहाँ का है, सिक्किम का। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया राज्य की। अगर यहाँ पर हम बात करें एमपी का मत मूल्य, एमपी का मतलब है यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल हैं इसमें। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए मत मूल्य की बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल मत मूल्यों का योग, कुल मत मूल्यों का योग। अब जैसे राजस्थान के सदस्यों का मत मूल्य हम निकालें तो 200 विधायक हैं, गुणा 129 कर दो। एक विधायक का मत मूल्य 129 है, तो 2 का कितना होगा, गुणा 129, ये आएगा। ये राजस्थान के सदस्यों का मत मूल्य हो गया। ऐसे यूपी में करेंगे तो ये ऐसे यूपी में 403 है, तो 403 गुणा 208, तो ये यानी क्या है, यूपी के यानी क्या है, सभी विधायकों का मत मूल्य हो गया। ऐसे ही यानी सिक्किम और बाकी राज्यों का, और इन सब का हम टोटल करेंगे और वो यहाँ लिख देंगे कुल मत मूल्यों का योग बटा संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, और चुने हुए सदस्य कितने हैं, 776। इसका हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, और जो भागफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, और ये एक एमपी का क्या आएगा, मत मूल्य है। और कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एक एमपी का मत मूल्य लगभग 708 के आसपास है। और यही कारण है कि राष्ट्रपति उसी का बनता है जिसके केंद्र में क्या होती है, सरकार होती है। तो इसमें मोटी मोटी आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि भारत में जो संसद सदस्य हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में उनका मत मूल्य कितना है, 708। राजस्थान का कितना है, 129। सबसे ज़्यादा कहाँ का है, यूपी का कितना, 208, और सबसे कम कहाँ का है, सिक्किम का केवल 7। क्लियर। तो ये तो हो गया यानी क्या है, मत मूल्य की बात, कि इसमें मत मूल्य निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं कि साहब ये जो पद्धति एकल संक्रमणीय हमने अभी चर्चा की है, तो एकल संक्रमणीय में चुनाव कैसे होता है, वोट कैसे डाले जाते हैं, उस पर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं एक बार वापस यहाँ पर वो तीनों शब्द दोबारा लिख देता हूँ। पहला शब्द है एकल, दूसरा शब्द है एकल और संक्रमणीय, और तीसरा शब्द है आनुपातिक। ठीक है, ये 3 शब्द है। अब इसको समझने के लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके आधार पर इसको आप समझ सकते हैं। ए, बी, सी और डी, ये 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। मान लो ये 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लो आई, वी, यू और दे, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं जो राष्ट्रपति को वोट डालेंगे। ये राष्ट्रपति को क्या डालेंगे, वोट डालेंगे। ठीक है। अब देखिए वोट कैसे डाले जाएंगे उस पर अपन चर्चा करते हैं। उम्मीदवार कितने हैं, 4, ए, बी, सी और डी, ये चारों उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको, चलो वो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले इस पर अपन बात कर लेते हैं, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये जो मद यानी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, ये मैंने 4 उदाहरण के तौर पर लिए हैं, आई, वी, यू, दे। ये संसद के सदस्य भी हो सकते हैं, विधानसभा के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। ये जब वोट डाले जाएंगे तो ये उतने ही वोट डालेंगे जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। उम्मीदवार कितने चुनाव में खड़े हैं, 4, तो ये चारों को वोट डालेंगे, ये चारों को वोट डालेंगे। जैसे अब आप बोलोगे जब ये चारों को वोट डालेगा, ये भी चारों को वोट डालेगा, ये भी चारों को वोट डालेगा, तो सबके वोट तो बराबर हो गए। तो वोट तो बराबर है, लेकिन ये चारों को क्या देंगे, वरीयता देंगे, चॉइस। कैसे देंगे वो देखो, जैसे मान लो जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आप जो एग्जाम का सेंटर को 3 सेंटर भरो आप, और उनको वरीयता के हिसाब से भरो, चॉइस के हिसाब से।
आपने कहा साहब मेरी पहली पसंद सीकर, दूसरी पसंद साहब जयपुर, तीसरी पसंद साहब चूरू, तो आपने क्रम बना दिया, 1 नंबर पर सीकर, 2 नंबर पर जयपुर, 3 नंबर पर चूरू। तो आपने सेंटर तो 3 भरे, लेकिन उनको वरीयता दे दी, पहली पसंद ये नहीं मिलती है तो जयपुर, ये दोनों नहीं मिलती हैं तो तीसरी। इसी तरह से इसमें होगा। अब जैसे कैसे होगा देखो, आप आई बोर्ड डालने जा रहा है, मान लो आई ने कहा कि साहब मेरी पहली पसंद ये, इन चारों में राष्ट्रपति के तौर पर मेरी पहली पसंद है डी, दूसरी पसंद है सी, तीसरी पसंद है वी और चौथी पसंद है ए। अरे पसंद तो कुछ भी हो सकती है, मान लो ये दे दी। अब देखो बोर्ड चारों को दिया, लेकिन वरीयता दे दी, चॉइस दे दी। बी गया बोर्ड डालने, मान लो इसने कुछ इस तरह से बोर्ड डाले, अपनी पसंद दी, ये यू बोर्ड डालने गया, मान लो इसने अपनी वरीयता कुछ इस तरह से दी, ठीक है। फिर दे बोर्ड डालने गया, मान लो इसने इस तरह से बोर्ड डाला, ये। तो इस तरह से बाकी सभी लोग वोट डालेंगे, जितने भी 776 सांसद हैं और जो मैंने आपको बताया 4120 के आसपास शायद विधायक हैं, वो सब इसमें वोट डालेंगे। इसी तरह से वोट डालेंगे। अब जब सब लोग वोट डालेंगे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबकी चारों की पहली वरीयता, पहली चॉइस गिनेंगे कि साहब ए को पहली पसंद में कितने वोट मिले, कितने प्रतिशत वोट मिले, बी को पहली पसंद में कितने मिले, सी को कितने मिले और डी को कितने मिले। मैंने अभी एक निर्वाचित कोटे की बात की थी, उसमें 50% प्लस वोट चाहिए होते हैं आपको राष्ट्रपति जुमन। लेकिन नॉर्मल चुनाव में क्या होता है, इन चारों में से जिसको भी एक वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें 50% उस उम्मीदवार को प्राप्त करना जरूरी है जिसको राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है। तो 50% प्लस चाहिए। अब वो 51 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 50 प्लस चाहिए। अब हमने चारों की पहली पसंद गिनी और चारों की पहली पसंद में अगर मान लीजिए इन चारों में से कोई भी 50% पार कर जाता है तो वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि चारों में से किसी को भी 50% ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होगा जैसे मान लो ए का मान लीजिए ए को 40% वोट मिले, बी को 30% वोट मिले, सी को 20% वोट मिले और इसको 10% वोट मिले। मान लीजिए कुछ इस तरह से, यानी पहली पसंद में इनको वोट मिले कि साहब ए को पहली पसंद में 40% लोगों ने वोट दिया, बी को 30%, सी को 20% और डी को 10%। लेकिन हमें राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस चाहिए, जो इन चारों में से किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों में से कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ये तो होगी पहली पसंद। अगर ऐसा होता है कि साहब कोई भी 50% प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे ये मैंने लिखा है, तो फिर हम उनकी कौन सी पसंद गिनेंगे, दूसरी। लेकिन दूसरी पसंद गिनने से पहले इन चारों में सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार दौड़ से क्या हो जाएगा, बाहर। उसको सेकंड वरीयता में हम शामिल नहीं करते। अब इन चारों का प्रतिशत देखें तो सबसे कम वोट डी को मिला है, 10%। तो इसका मतलब है जब हम इन तीनों उम्मीदवारों की दूसरी पसंद गिनेंगे उस समय हम डी को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी दौड़ से बाहर हो गया। बाहर जरूर हो गया, लेकिन ये जो इसको 10% वोट मिले हैं, ये वोट इसके बेकार नहीं जाएंगे। ये वोट ए, बी और सी या उन उम्मीदवारों में जो अभी दौड़ में हैं, उन उम्मीदवारों को ये वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। और ये वोट कैसे ट्रांसफर होंगे वो देखो। आई की बात करें, आई ने पहली पसंद दी थी डी को। आई की राष्ट्रपति की पहली पसंद डी थी, लेकिन डी दौड़ से बाहर हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि आई की दूसरी पसंद कौन था, तो आप बोलेंगे आई की दूसरी पसंद सी था। तो ये जो डी वाला वोट है ना, ये ट्रांसफर होकर किसको मिल जाएगा, सी को। अरे ट्रांसफर हो गया,
इसी तरह से यहाँ आओ, यू की पहली पसंद भी सी था, लेकिन ये दौड़ से बाहर हो चुका है। तो ये वाला वोट यू वाला का जो यू का जो वोट था वो किसको ट्रांसफर होगा? अब यहाँ पर देखो यू ने दूसरी पसंद किसको दी, तो आप बोलेंगे साहब यू ने दूसरी पसंद दी है किसको? ए को। तो ये वाला वोट ट्रांसफर होकर किसको मिल गया? ए को। और इस तरह से ए के सभी 10% वोट डी के सभी 10% वोट ए, बी और सी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और ये जो ट्रांसफर का जो कार्यक्रम चला है इसी को हम हिंदी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। एक आदमी को एक वोट क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और इस पूरी पद्धति को हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक, कि एक निश्चित अनुपात में वोट प्राप्त करना जरूरी है। और एकल संक्रमणीय यानी वोट, वो वोट किसी एक व्यक्ति में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और जब इसके वोट इन तीनों को ट्रांसफर होंगे और मान लीजिए उसके बावजूद भी कोई सदस्य 50% पार नहीं कर पाता, मान लो ऐसा होता है, मान लीजिए डी के वोट भी ट्रांसफर होने के बाद यानी क्या है, ए को 45% ही वोट मिले और इसको यानी क्या है, बी को मान लीजिए 33% ही वोट मिले और सी को 22% ही वोट मिले। अरे 10% खत्म हो गए। ये जो है ये 10% वोट आने के बाद ये आंकड़े आते हैं, लेकिन फिर भी कोई 50% पार नहीं कर पाता, तो फिर हम उनकी कौन सी पसंद गिनेंगे? तीसरी। भाई दूसरी पसंद में तो ये हो गया, अब हम उनकी तीसरी पसंद गिनेंगे कि साहब ए को तीसरी पसंद में कितने प्रतिशत वोट मिले, बी को, सी को। और वही नियम इसमें फिर लागू होगा कि जो इन तीनों में सबसे कम वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार कौन है? सी। ये दौड़ से बाहर हो जाएगा, ये शामिल नहीं होगा। और इसके 22% वोट ए और बी में क्या कर दिए जाएंगे? ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ए और बी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उसी तरह से ट्रांसफर होंगे जैसे ये वाले वोट ट्रांसफर हुए थे, उसी तरह से ये वोट ट्रांसफर होंगे। और जब दो उम्मीदवार बचेंगे तो एक उम्मीदवार तो 50% पार करेगा और जो 50% पार करेगा वो यानी क्या है? राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। आज तक जो इसे अभी तक भारत में 14 ये जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये 14वें नंबर के हैं, रामनाथ कोविंद। तो वहाँ पर आप देखिए जो आज तक जितने राष्ट्रपतियों के चुनाव हुए हैं उसमें केवल एक बार ऐसा हुआ जो वीवी गिरी थे, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तब ऐसा हुआ कि हमें दूसरी पसंद की गणना की आवश्यकता पड़ी। उससे पहले जितने भी राष्ट्रपति या उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने वो सब राष्ट्रपति पहली पसंद में ही न्यूनतम कोटा प्राप्त करके राष्ट्रपति चुन लिए गए। केवल एकमात्र ऐसा भारत का राष्ट्रपति था वीवी गिरी जिसके चुनाव में हमें दूसरी पसंद की गणना करनी पड़ी। और उसके पीछे भी कारण था। कारण ये था कि अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसी के बनेंगे जिसकी केंद्र में सरकार होती है। अधिकांशतः ऐसा होता है, ये कोई नियम नहीं है लेकिन अनिवार्य अधिकांशतः ऐसा होता है। तो हुआ क्या कि जब वीवी गिरी का चुनाव हो रहा था उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो वहां पर क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया नीलम संजीव रेड्डी को, और इंदिरा गांधी नीलम संजीव रेड्डी को पसंद नहीं करती थी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए वीवी गिरी को खड़ा कर दिया गया। और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के सभी सांसद और जो राज्यों में विधानसभा सदस्य थे कांग्रेस के, सबको एक संबोधन दिया और उसमें उनको ये कहा कि साहब आप राष्ट्रपति पद के लिए जब वोट डालने जाएं तो आप अपनी अंतः आत्मा से प्रेरित होकर वोट डालें, आप दल के आधार पर वोट ना डालें, आपको जो अच्छा लगे उसको वोट डालें। ये एक तरह से इशारा था वीवी गिरी की कि आप वोट वीवी गिरी को दें, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री थी
तो नियम तो यही होता है कि आपको अपनी पार्टी के यानी क्या आदेशों का पालन करना होता है और उसी उम्मीदवार को वोट देने होते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। और आप ये देखिए कि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और वीवी गिरी एक स्वतंत्र थे, और उसमें पहली वरीयता में वीवी गिरी अपना न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन दूसरी वरीयता में इनको शायद मेरे ख्याल से 52% के आसपास वोट मिले थे। और ये आज तक जितनी भी राष्ट्रपति बने उसमें सबसे कम प्रतिशत वोट प्राप्त करके जीतने वाले राष्ट्रपति भी वीवी गिरी हैं। लेकिन दूसरे राउंड में वो जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसकी नौबत तब आती है जब यानी क्या है कि इस तरह की कोई घटना हो जाए या फिर उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा हो जाए। अभी जैसे उम्मीदवारों पर जहाँ तक बात चली है तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि वो योग्यता वाला टॉपिक या वो अनुच्छेद बाद में आता है। राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव के लिए योग्यताएं हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 58 में है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बना हुआ है और उसी के तहत इन दोनों का चुनाव किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे यानी क्या 3 बार संशोधन हो चुका है। इस अधिनियम में 3 बार संशोधन हो चुका है। इसमें हम देखेंगे जो तीसरा संशोधन हुआ वो 1997 में हुआ। पहले राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं होती हैं तो योग्यताओं में देखिए क्या है, तो 58 में योग्यताओं का उल्लेख है। तो बाकी योग्यताएं तो नॉर्मल हैं जो आपने और पदों में भी पढ़ी कि साहब भारत का नागरिक होना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो नागरिक होगा वही चुनाव लड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा समझने वाली बात यह है कि वो जो राष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मूल नागरिक का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। नागरिक और मूल यानी मूल नागरिक में एक अंतर ये होता है, मूल नागरिक वो है जिसका जन्म ही भारत में हुआ है, और नागरिक तो कोई भी विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है और वो भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे सोनिया गांधी है वो भारत की नागरिक है लेकिन वो भारत की मूल नागरिक नहीं है। तो इन योग्यताओं में कहीं भी मूल नागरिक का उल्लेख नहीं है, केवल ये लिखा है कि सब भारत का नागरिक हो, लाभ के पद यानी किसी भी केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी सरकारी पद पर वो नियुक्त ना हो है तो त्यागपत्र दे ले। इसके अलावा इसमें और लाभ के पद की बात करें तो लाभ का पद जैसे आप देखिए उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। इसके अलावा यानी किसी राज्य का राज्यपाल पद पर आप हैं तो वो भी लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आता, तो आप लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा आप यानी मानसिक रूप से स्वस्थ हों, तो ये एक नॉर्मल योग्यता है। और जो एक 1997 में योग्यता जोड़ी गई थी वो थी निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों का प्रस्ताव और 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यानी 50 सदस्य तो प्रस्ताव करें और 50 सदस्य क्या करें, समर्थन करें। ये जैसे मैंने अभी आपको कहा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम था 1952, उसमें जब संशोधन किया तो पहला संशोधन हुआ, उसमें यानी क्या है कि सदस्य संख्या 2-2 करके जोड़ी गई कि 2 यानी प्रस्तावक हों, 2 यानी क्या है समर्थक हों। बाद में इसको बढ़ाकर 10-10 कर दिया गया कि जब 10 प्रस्तावक होने चाहिए, 10 समर्थक होने चाहिए। और 1997 में इसको बढ़ाकर 50-50 कर दिया कि साहब 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए। अब ये संशोधन करने की हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कारण क्या था कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और एक बार तो ऐसा हुआ कि लगभग 16-17 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो गए। अब जितने उम्मीदवार, मैंने आपको चुनाव पद्धति पहले इसलिए समझाई है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतनी यानी क्या है कि जो न्यूनतम कोटा है राष्ट्रपति बनने के लिए, न्यूनतम प्रतिशत है राष्ट्रपति बनने के लिए जो वोट प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और जब मैंने जैसे कहा कि अभी 17 उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनमें से 9 उम्मीदवार तो ऐसे थे जिनको एक भी वोट नहीं मिला। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया कि साहब जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसके बाद 50 प्रस्तावक के रूप में, जब उसके नामांकन पत्र पर 50 प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करें और 50 समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करें। अब ये कोई भी सदस्य हो सकते हैं, चाहो तो आप संसद के सदस्य मान लो, चाहो तो आप विधानसभा के सदस्य। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये इन लोगों का समर्थन होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। और आप देखेंगे
जब से ये नियम बनाया तब से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम हो गई है। और उसके बाद आप देखेंगे 2 से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई राष्ट्रपति पद के लिए यानी उम्मीदवार खड़े ही नहीं हुए हैं। और जब 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होंगे तो स्वाभाविक है एक आसानी से 50% क्या करेगा, प्राप्त करेगा। क्लियर। अब इसमें जैसे एक प्रश्न आ जाता है कि साहब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे होगा, तो आप बोलेंगे उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और जैसे पहले अपने बात की थी कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राष्ट्रपति का चुनाव नियमित रूप से होगा। केवल इतना होगा कि उस विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो आज ये चुनाव पद्धति है, इससे आगे अपन कल करेंगे। धन्यवाद।